वक्त आपके पास बहुत कम है, तकरीबन 1 महीने का वक्त है, तो ये इस्लाहात जो कि बहुत फैली हुई हैं, ये हो पाएंगी इस दौरान? जी, हमारे पास 1 महीना है और ना सिर्फ हमने नेशनल असेंबली से इसको पास कराना है, बल्कि हमें सेनेट से भी कराना होगा एक्सपायरी ऑफ दिस पार्लियामेंट के टेन्योर से। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी कि उससे पहले करा लें और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, इससे पहले भी काफी काम हुआ था, एक्सरसाइज हुई थी और एक कमेटी थी ताज हैदर साहब की सेनेट में, उन्होंने काफी रिकमेंडेशंस की थी। एक थी अपना एक कमेटी थी जो कि नेशनल असेंबली के मेंबरान की बनी थी, इनफॉर्मल कमेटी, उस पर काम कर रहे थे। वो रिकमेंडेशंस थी और जो भी हमें और इसके अलावा जो जो रिकमेंडेशंस आई थी उस सबको इकट्ठा करके एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ रिकमेंडेशंस थी। हमने उन सारी रिकमेंडेशंस को कंपाइल कर लिया और कंपाइल करने के बाद कई कॉमन रिकमेंडेशंस हैं, कई ऐसी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की हैं, हमारी नहीं, जो कि हालात देख के और जो पास्ट प्रैक्टिस हुई है या 2018 का जो इलेक्शन हुआ है या डस्का का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो जो चीजें हुई हैं उसके हवाले से हमने सिक्योर करने की कोशिश की है। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि एक तो सिंप्लीफाई करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और इसको कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाए। तो इसमें यहाँ जो हमने अभी तक एक्सरसाइज की, एक हमारी कल मीटिंग हुई थी, मैराथन सेशन हुआ था और एक आज सेशन हुआ है। तो उसमें हमने बेसिकली जो कि नॉन कंटेंशियस इश्यूज थे, जहाँ के ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं थी, उनको हाईलाइट करके, आइडेंटिफाई करके, और वो तो हम बेसिकली ये कर रहे थे कि अगर एक अमेंडमेंट है, लेट अस से फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट 95 है, तो 95 में इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, अगर वो उसमें चेंज चाहते हैं तो वो क्या चेंज है। उसके बाद जो सेनेट की कमेटी है या जो नेशनल असेंबली के मेंबरान ने दी थी या बाकी लोगों ने की थी, उनकी क्या क्या थी रिकमेंडेशन, उन सब को हमने ट्रांसलेट करके कॉमन को पहले हमने अलहदा कर दिया और उनकी फाइन ट्यूनिंग जो की है ये आज पहले 2 दिन ये की। जहां पे जरा हमारी डिस्कशन और डिबेट हो रही थी उसको हम ले गए हैं कि जी हम उसको सेपरेटली लेंगे ताकि उसको डिटेल में डिलिबरेट किया जाए। ठीक। सो हमारा मकसद यही है कि एक इलेक्शन को सिंपल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट जितना हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस टू द नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स, फिर उसके बाद नॉमिनेशन के बाद फिर पोलिंग डे, फिर प्रिजाइडिंग अफसर का जो रोल है उसको किस तरह स्ट्रेंथन करना है, और बैलेट पेपर जो है उसको जो पोस्टल बैलेट है उसका क्या करना है। पिछली दफा आपको याद होगा कि एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें रिजेक्टेड वोट्स बहुत निकले थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने कभी भी नहीं कहीं निकले, उसको किस तरह करना है। फिर आपको याद होगा कि एक हमारी 2017 के इलेक्शन एक्ट में आया था कि अगर मार्जिन जो है वो लेस देन 5% ऑफ टोटल वोट कास्ट जो है बिटवीन द विनिंग कैंडिडेट एंड जो नीचे वाला कैंडिडेट नेक्स्ट कैंडिडेट होगा वो 5%, उसमें रीकाउंट होना चाहिए। अच्छा। और वो हर एक का एक राइट होना चाहिए। 2017 में डाला था। आपको याद होगा कि जब वो रिजल्ट थोड़े बहुत फेवर में आने शुरू हुए उस जमाने की अपोजिशन पार्टीज में, तो ये साकिब निसार साहब ने उसको कहा कि जी बस इसको वाइंड अप करें और खत्म करें। सो वी वांट टू मेक श्योर कि अगर ऐसी कंट्रोवर्शियल जो जजमेंट्स थी साकिब निसार साहब के पीरियड में, उनको भी मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए कि हमने भी है टू एंश्योर कि ये उनका इख्तियार ना हो बल्कि यहाँ पे हो। और उसके बाद अगर फर्ज करें किसी ने और एक और दफा रिकाउंट कराना है तो उसका भी स्टिपुलेटेड टाइम भी हो। अच्छा। और उसमें कुछ चार्जेस भी देने पड़ जाएं ताकि इलेक्शन मिनिमम उसके साथ। तो फिर हमारे बहुत सी जगह फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया का जिक्र था, उसको भी हमने, बहुत सी क्लॉजेज हैं, उसको भी
वहां से निकाल के उसको भी जो प्रेजेंट अच्छा, ये बड़ी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया है। जी, बड़ी डिटेल के साथ आपने सरदार साहब ये बात बताई कि कौन कौन से शिक़े हैं और उसके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन आरटीएस से मुताल्लिक, क्योंकि ये वो निज़ाम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिछले इंतखाबात में तनकीद हुई, तो क्या उसमें और नताइज की जो ताख़ीर से मौसूली है उसके हवाले से भी कुछ आप तरामीम कर रहे हैं? पहले वाला तो है ना जो आपने फरमाया कि आरटीएस सिस्टम, आपको पता है कि आरटीएस सिस्टम जब बंद हो गया तो उसके बाद रिजल्ट चेंज होने शुरू हो गए थे। जी हाँ। हमने उसमें ये किया है कि एक तो वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉरेन प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो आरओ को भेजेगा और साथ इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, साथ वो फिजिकली भी लेके चला जाएगा और फिजिकली भी जमा कराएगा, सिर्फ ये नहीं कि करके बैठ गए। अच्छा। दूसरी चीज आपने पूछी कि जी जो देर से मिलते हैं, हाँ। उसमें हमने इनके ऊपर बाइंडिंग कर दिया कि रात 2 बजे तक इनको आना है। अच्छा। और अगर 2 बजे से लेट करेंगे तो उसके बाद इतना वैलिड रीजन होना है कि जी यहाँ पे ब्रिज टूट गया था, यहाँ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। हमने एक और चीज रखी कि जो बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज हैं या जो ज्यादा स्प्रेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बाकी पाकिस्तान की, उनकी भी मद्देनजर रखते हुए, उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए भी चेंजेस किए हैं। तो अगर 2 बजे तक ये आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम शायद उनको 8-10 घंटे और दें, बट यू हैव टू हैव वैलिड रीजंस फॉर दैट। और अगर वो नहीं करते तो फिर हमने उसके ऊपर कहा है कि देन दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और ये जो डस्का इलेक्शन है इसने बड़ा कुछ सिखाया। और आप अनफॉर्चुनेटली ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो अदालतों में एक अदालत से दूसरी और दूसरी से तीसरी अभी तक जा रहा है। हाँ। जबकि सारा कुछ प्रूव भी हो गया, सबको पता है, उस पर कभी स्टे मिल जाते हैं और वो भी एक इशू चल रहा है। सो हमने कोशिश यही की है कि इन चीजों को भी एड्रेस करें। अच्छा अयाज साहब, ये बताइएगा कि आपने इत्तेफाक राय की बात की कि कंसेंसस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, तो तहरीक इंसाफ के बगैर तो ये नहीं हो सकता और ज़ाहिर है कि एक बड़ी जमात है, तो क्या उनके नुमाइंदे भी शरीक हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो ऑन बोर्ड हैं और कंसेंसस हो सकता है या उनके बगैर होगा? तहरीक इंसाफ यहाँ बैठी हुई है पार्लियामेंट में, उनके नुमाइंदे आए हुए थे और वो वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनमें तजवीज़ भी नहीं काफी, तो वो ही वॉज प्रेजेंट है। और अदर देन पार्लियामेंट, अगर खुद ही कोई पार्लियामेंट छोड़ जाए तो फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं। अगर इलेक्शन लड़के फिर रिजाइन कर देना है तो फिर इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हैं? इसका मतलब है आप तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिप्राइव कर रहे हैं ना, और आपने अपनी विशेज और अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की खातिर आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया ना। तो आज अगर वो होते तो ये बेहतर डॉक्यूमेंट हो जाता, मगर हम उनके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़ी। वो सही है सरदार साहब, लेकिन वो सही है, लेकिन सेनेट के अंदर तो तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, तो उनको तो शामिल किया जा सकता है ना, उनको करेंगे? जी सेनेट के मेंबरान थे जी। हाँ अच्छा वो थे। तो ये भी बताएं कि पुरानी मर्दमशुमारी का अब सुनने में आ रहा है कि उसी के ऊपर जो है वो इंतखाबात होंगे, तो उसके बारे में क्या अब आपके पास उसके बारे में भी कुछ कवानीन बनाए जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक तो हम सेंसस के ऊपर तो डिस्कस नहीं हुआ, हम तो इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक। सेंसस तो ये हमें प्लानिंग कमीशन बताएगा और गवर्नमेंट बताएगी कि जी आप इसके ऊपर क्या स्टेटस है, और वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। बट वो इलेक्शन प्रोसेस जिसको हम इलेक्शन एक्ट के तहत लेके आ रहे हैं, उसमें इसका ऊपर नहीं कोई। लेकिन सरदार साहब, अभी सियासी जमात खास करके तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की भी बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि कानून साजी इस पे भी हो रही है या पहले के जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए हम बेसिकली अपना मैंडेट अपना जो है उस पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं अपने आप को कि हम किस तरह आगे मूव कर सकते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, ताकि इसको ट्रांसपेरेंट बनाए। ये जो उसको वो करना, एक कोई आई थी किसी की रिकमेंडेशन कि जिनको फॉरेन फंडिंग को बैन कर दें, वो फॉरेन फंडिंग ऑलरेडी उसमें है, जो हमारा पुराना एक्ट है उसमें है। तो हम ये सिर्फ
खास तौर से उसके लिए उनको कि जी फॉरेन फंडिंग में अगर फाउंड गिल्टी होगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर रहा है, और सो उसको हमें इसमें स्पेशली लाने की जरूरत नहीं है। और वो फिर अब इस वक्त केस है अदालत के पास, और फिर वहां से जो फैसला आएगा फिर उसके बाद ही मेरा ख्याल है पता चलेगा कि उसका क्या होता है। बट हम हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और वो मैक्सिमम बनाने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंट, इजी, डूएबल एंड अचीवेबल। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार एयाज सादिक साहब, बहुत तफसील के साथ कमेटी के चेयरमैन और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा में बता रहे थे।